So we are talking about chapter number 7 system of particle rotational motion example 7.8 और ये जो एग्जाम्पल है ये है बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क से रिलेटेड है ना। तो हमको सबसे पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझना है। टॉर्क का अगर वेक्टर फॉर्म हम देखें तो इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके है ना। अगर कोई बॉडी को रोटेट करने के लिए एफ फोर्स हम लगा रहे हैं आर डिस्टेंस पर, रेडियल डिस्टेंस पर, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब आपको यहाँ पर अगर हम समझने के लिए देखें कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमको फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है। अब ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे तो इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, पर इसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो टॉर्क को हम या तो क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, कैसा कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसी से रिलेटेड बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क मतलब अगर कोई बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्स ऐसे लग रहे हैं कि वो बॉडी रोटेट नहीं कर पा रही है। सेंटर ऑफ मास को छोड़ के अगर कहीं पर हम फोर्स लगाएंगे जिसके कारण बॉडी रोटेट करने लग जाए, ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ही ऐसा टॉर्क भी प्रोड्यूस हो जो उस टॉर्क को बैलेंस कर दे, तो बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क होगा। ओके, जैसा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, क्वेश्चन है ये भी बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क से रिलेटेड ही है। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल बार है हमारे पास में जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसा यहाँ पर हमको मेटल बार दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है, 70 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 70 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 70 सेंटीमीटर। मास इसका 4 kg, कितना है, 4 kg, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा 35 सेंटीमीटर, एक एंड से 35 सेंटीमीटर, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड mg मतलब 4g, mg मतलब 4g इज सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, है ना। यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक नाइफ एज लगा रखा है, ऐसा है ना, दो सपोर्ट लगा रखे, इधर से भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ओके, और कहाँ है अ वेट 6 kg इज 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो एक फोर्स ये लगा और एक और यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये 35 पर है, मतलब यहाँ पे कहीं, है ना। हमने एक लोड लगाया है जिसका मास है 6 kg, तो 6g, 6 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इतना वेट नीचे डाउनवर्ड लगेगा। ओके, हमको फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ। तो ये जो नाइफ है, दोनों जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक R1 और एक R2 दो फोर्स लगाएंगे, एक R1 और एक R2 दो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर R1 R2 हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम एक रिलेशन देखें दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। ओके, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, है ना, क्योंकि ये कहीं मूव तो कहीं कर नहीं रहा है ना। तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, तो वर्टिकल अपवर्ड कितना लग रहा है, R1 प्लस R2, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, ये दोनों डाउनवर्ड कितना लग रहा है, दोनों 6g प्लस 4g, मतलब कि 10g, और g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा
10 into 10, so this R1 plus R2 is equal to 100 न्यूटन। ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई, इट इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हमें R1 R2 का अगर इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमको टॉर्क लेना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, है ना। जैसे इस पॉइंट को हमने ए कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी कंसिडर कर लिया, इसको हमने सी कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने डी कंसिडर, जहाँ जहाँ फोर्स लग रहे हैं। अब इस एक पॉइंट, वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आप ए के अबाउट कैलकुलेट कर लो, सी के अबाउट कैलकुलेट कर लो, बी के अबाउट कैलकुलेट कर लो, पर हम R1 के अबाउट, ए के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और R2 जो है वो R1 के अबाउट, ए के अबाउट, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। R1 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, हम R1 के अबाउट ही ले रहे हैं। हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट ए, ए के अबाउट टॉर्क को हमने बैलेंस कर दिया। ए के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करेंगे तो ये जो 6G और 4G है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, इसे हम टॉर्क लिख देंगे, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज किस किस का लगेगा, 6G। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब इस एंड से ये 30 पे लग रहा है, कितने पे लग रहा है, 30 सेंटीमीटर पर, है ना। तो ए से कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर, है ना, क्योंकि हम ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। तो 6T इंटू 60 इंटू 30, 30 नहीं 20 लेना है ना, तो 20। आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो सारी डायमेंशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हर जगह 10⁻², 10⁻² का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 40 इंटू, अच्छा 40 का डिस्टेंस कितना है यहाँ से देखो जरा, तो ये 10, ये 35, यहाँ पर 35 होगा ना, यहाँ पे कितना लिखा होगा 35, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, सो इंटू 25, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अभी हम इस 70 को रब कर देते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट सी, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 25, क्योंकि 75 का सेंटर है 35 पर, और उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25 बचा। तो ये है क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, उसकी बात हम करें, है ना। तो R1 ही है, तो R2 है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल 70 है ना, टोटल 70 है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया और 10 इधर का सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 50 बचेगा, तो लिख देंगे 50, बस यहाँ से R2 कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 50 R2। यहाँ से 0 0 0 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 5 R2। तो यहाँ से R2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 44 ही होगा ना, 44 न्यूटन। कितना आया, 44 न्यूटन। और अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम इस इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो हमको पता है R1 प्लस R2 जो कि 44 है, उसका वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है। तो R1 इज इक्वल टू कितना होगा 64, है ना, 64 न्यूटन। 64 होगा 54 होगा, 54 होगा, 54 न्यूटन। ओके,
56 होगा यार, 56 न्यूटन। ओके। वैसे भी मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है मेरा, तो ये आपको कैलकुलेशन तो वैसे भी खुद ही करना है। तो आप शायद समझ गए होंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है।